4 तारीख को मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा निरंतर मिथ्या, तथ्यहीन और सुनियोजित रूप से मेरा चरित्र हनन करते हुए मुझे राजनीतिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने के लिए और आगामी चुनाव में अपने पार्टी और अपने आप को फायदा प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए जो आधारहीन स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, उनके द्वारा बार बार मुझे अपमानजनक शब्दों नकारा, निकम्मा, घपलेबाज, घोटालेबाज, धोखेबाज और लूट किया है गरीबों का पैसा, ऐसा कह करके संबोधित किया जा रहा था। मैंने 4 तारीख को मानहानि का मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। आज माननीय न्यायालय ने मुझे उसके लिए अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का अवसर दिया था और मैंने विस्तार पूर्वक 19 तारीख को पिछले महीने के, 21 तारीख को पिछले महीने में और उससे पहले पिछले 3 वर्षों में, और ये मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद में भी जिस तरह की संज्ञाएं उन्होंने दी है और जिस तरह के तथ्यहीन आरोप मुझ पर लगाए, राजस्थान का मुख्यमंत्री होते हुए भी, राजस्थान का गृह मंत्री होने के नाते भी, जो विषय पूर्ण रूप से उनके संज्ञान में था कि न तो संजीवनी घोटाले की एफआईआर में, न संजीवनी घोटाले की पुलिस द्वारा, एसओजी द्वारा पेश की गई मूल चार्जशीट में, न एसओजी द्वारा पेश की गई 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स जो फरवरी के महीने में ही अंतिम चार्जशीट जो प्रस्तुत की गई थी, उनमें किसी भी तरह से जांच एजेंसी ने मुझे दोषी नहीं माना है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बात करते हुए मुझे अभियुक्त ऐसा करार दिया। न केवल मुझे दिया, अपितु मेरे परिवार के जनों को भी अभियुक्त कहा और 21 तारीख को सारी हदें पार करते हुए उन्होंने मुझे, मेरे पत्नी, मेरे पिता और मेरी दिवंगत माता सबके खिलाफ जुर्म प्रमाणित हो गया है, ऐसा जो है रिमार्क उन्होंने किया है। और ये सारे विषय मैंने आज न्यायालय के संज्ञान में अपने जो है बयान दर्ज कराते हुए लाए। शेखावत साहब, संजीवनी पीड़ितों से कल भी मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लगातार करेंगे ठगी आपने की। देखिए, निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए, केवल संजीवनी पीड़ितों से ही नहीं, अपितु आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका घोटाला ऐसा पुलिस और मुख्यमंत्री कहते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का है, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, साई कृपा कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जैसी लगभग 10 से 12 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनके 14,000, 15,000 करोड़ रुपए का पैसा जिनका निवेशकों का डूबा है। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका गबन राजस्थान की पुलिस, एसओजी जिसकी जांच कर रही है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके 2 लाख से ज्यादा निवेशक हैं, उनके निवेशकों से माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं मिलते, न उनके निवेशक उनके पास में पहुंच पाते हैं। साई कृपा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मुख्यमंत्री जी के ही पार्टी के पदाधिकारी चलाते थे, जिन पर केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, केसेस में जुर्म पुलिस ने प्रमाणित भी माना है, लेकिन उसकी जांच जो है एसओजी में ला करके डंप कर दी, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों से वो नहीं मिलते। केवल एक ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में के निवेशकों के साथ में मिलकर के, उनके एजेंट्स के साथ में मिलकर के जो प्राइमरीली धरातल से पैसा उगा करके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराते थे, इस नाते वो डायरेक्टली संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के से जुड़े थे और न केवल जुड़े थे अपितु उस पूरे अपराध के एक साथ सहयोगी भी थे। उनके साथ में बैठ करके मिल करके और वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। राजस्थान की इन सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी मैंने आपके सामने चर्चा की है, जैसा बार बार मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा है, जांच एजेंसी के लोगों ने भी अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि उसमें लाखों लोगों का जो है निवेश प्रभावित हुआ है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि उनके पैसे को लौटाने के लिए
जो कानून भारत की सरकार ने ऐसे सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी या अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स जहां होती है उनको लेकर के 2019 में बनाया था, जिसके माध्यम से, जिस कानून के माध्यम से निवेशकों को उनका पैसा शीघ्रता के साथ में दिलाया जा सकता है, उस कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की चेष्टा राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर रही? राजस्थान सरकार क्यों करके उस कानून के अनुरूप मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रकरणों की जांच इमीडिएटली सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसीज के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि कॉम्पिटेंट कोर्ट उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करके, उनको बेच करके लोगों के पैसे का भुगतान कर सके। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 को राजस्थान में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लागू जो है वो घोषित कर देने के बावजूद भी उसके तहत जांच को आगे बढ़ा करके लोगों को पैसा दिलाने के बजाय इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम करने की कोशिश क्यों कर रही है? इसका जवाब उन सारे निवेशकों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी भेंट के समय में, ऐसे प्रायोजित मीटिंग्स के समय अवश्य देना चाहिए। और राजस्थान के बाहर लाखों ऐसे निवेशक जिन्होंने इन सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना पैसा गंवाया है, उनके पैसे को वापस भुगतान कराने के लिए जो कानून देश में आज की तारीख में लागू है, उस कानून के खिलाफ आचरण और व्यवहार राजस्थान की सरकार क्यों कर रही है? क्यों करके उन गरीब भोले भाले निवेशकों का के सामने अपने घड़ियाली आंसू बहा करके अपने राजनीतिक लाभ में के लिए उनका नुकसान करने की कोशिश वो क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब उनको देना चाहिए। शेखावत सर, एक आखिरी सवाल है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है राजस्थान में बहुत जोर से शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से वहां पर बेरोजगारी को लेके, कानून व्यवस्था को लेके एक आतंक मचा हुआ है, उसको लेके सीएम गहलोत को इस पे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे राजस्थान की सरकार पूर्णतया विफल हुई है। राजस्थान जिसकी पहचान महिलाओं के सम्मान और सम्मान के लिए जीने वाले लोगों से थी, राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने, उसके मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों को रोजगार दिलाना, किसानों की समस्याओं को समाधान करना, महिलाओं के सम्मान को लौटाना, ये सब प्राथमिकता होने के बजाय सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल, सरकार के मुखिया की प्राथमिकता केवल और केवल कुर्सी पर बने रहना और चिपके रहना है। यह आपसी विग्रह की शिकार सरकार ने जिस तरह से अपनी प्राथमिकताओं को बदला और केवल कुर्सी पर चिपके रहने को अपनी प्राथमिकता बनाई, उसके चलते राजस्थान महिलाओं के प्रति अपराध की राजधानी बना। सबसे ज्यादा रेप्स राजस्थान में, रेप्स के केसेस रजिस्टर हुए। केसेस रजिस्टर होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही घृणास्पद बयान देते हुए यह कहा कि राजस्थान में ऐसे केसेस को ज्यादातर रिश्तेदार ही अंजाम देते हैं। और उनके एक मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर में खड़े होकर के यह कहा कि राजस्थान में इस तरह के मुकदमे इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। वो राजस्थान जिसके मर्दों ने अपनी मर्दानगी और पुरुषार्थ दिखाते हुए धर्म, संस्कृति और संस्कृति के मानबिंदु, महिलाओं की, गाय की, गौरी की रक्षा के लिए, गंगा और गीता की रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, उन सब का अपमान राजस्थान की सरकार ने किया। नौकरी के, युवाओं को नौकरी मिल सके उसके लिए बड़े बड़े खोखले दावे किए गए, लेकिन जो परीक्षाएं उसके लिए आयोजित की गई, 18 परीक्षाओं में से 16 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। और पेपर लीक में सरकार और सरकार में बैठे हुए मंत्री और अधिकारियों की निश्चित भागीदारी सामने आई है। लेकिन उसके बाद में भी केवल और केवल अपने पुत्र के हार के कारण उपजी खींच, 25 लोकसभा क्षेत्रों में सरकार बनने के 3 महीने बाद हुई हार के कारण उपजी हुई विक्षिप्तता और अपनी ही सरकार में बार बार मिलने वाली चुनौतियां, अपने ही मंत्रियों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स कि अब हम केवल एक इनोवा गाड़ी में भर करके रह जाने लायक ही बचेंगे, अपने ही विधायकों द्वारा सरकार के शानदार तथाकथित बजट और उनके द्वारा की गई खोखली घोषणाओं की छिछालेदार सड़क पर करने के कारण से जो बौखलाहट सरकार और सरकार के मुखिया के मन में उपजी है, उस बौखलाहट को छिपाने के लिए वो इस तरह के स्टेटमेंट्स मीडिया के सामने दे करके गैर इरादतन रूप से अपने कुत्सित मानसिकता के साथ में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
सर एक आखिरी सवाल, आज मनीष सिसोदिया को क्या सीएम को नोटिस जाएगा इस मामले में? देखिए, न्यायपालिका अपनी प्रक्रिया करेगी और मुझे लगता है कि अवश्यंभावी है कि जिसके खिलाफ के मुकदमा दर्ज हुआ है उनको भी उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देंगे ही। सर 20 तारीख तक मनीष सिसोदिया को जेल भेजा। सीबीआई ने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी के द्वारा। हालांकि इन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया साफ तौर पर कि मनीष सिसोदिया को इलीगली अरेस्ट किया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार जो स्टेटमेंट्स सत्येंद्र जैन साहब की जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय जो स्टेटमेंट दिए थे एक बार उनको रेफर करना चाहिए। उस समय भी इसी तरह के स्टेटमेंट दिए गए थे, लेकिन 2-3 महीने में जब यथार्थ सामने आया तब सत्येंद्र जैन को डिसोन कर दिया गया। पिछले 6 महीने में 8 महीने में आपने कहीं उनका नाम माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से नहीं सुना होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन को तिहाड़ में जाने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने बुला दिया, थोड़े दिन बाद में अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया जी का यथार्थ जब सामने उद्घाटित होने लगेगा तब उनको भी वो इसी तरह से भुलाने वाले हैं।